पहली बात है कि CAA 2019 की जरूरत इस सरकार को क्यों पड़ी। इस संबंध में आपसे कहूंगा कि जब आप चीजों को देखें तो एक ऐतिहासिक निरंतरता में देखेंगे तो बात ठीक रहेगी। एक शब्द होता है हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, ऐतिहासिक निरंतरता। मैं चाहूंगा कि हम उसी कॉन्टिन्यूटी में इस बात को समझें। पिछले सप्ताह की चर्चा में मैंने आपको बताया था कि 1947 से 2014 तक चीजें कैसे कैसे हुई। नेहरू जी ने क्या किया, शास्त्री जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उसके बाद जब NDA की सरकार पहली बार आई या राजीव गांधी जी ने क्या किया, असम समझौता किया, फिर जब NDA की सरकार पहली बार आई तब उसने क्या किया। आपको ध्यान होगा कि NDA की सरकार 1998 से 2004 तक करीब 6 साल तक हमारे देश में केंद्र में थी, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। इस सरकार में जो होम मिनिस्टर का पद था वो था लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास, और वो मुख्य रूप से नागरिकता का संबंध होम मिनिस्ट्री से ही है, इसलिए इस मुद्दे का संबंध ज्यादा उनसे बनता था। NDA की विशेष रूप से बीजेपी की अप्रोच ये हमेशा रही है कि जो विदेशी अतिक्रमण है या जो विदेशी लोग भारत में आ गए हैं, प्रवास है, अवैध आप्रवासी हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके मामले को हमें ठीक से मैनेज करना चाहिए। और भारत की नागरिकता ऐसी नहीं है कि हम देश को धर्मशाला समझ के जो आए उसको यहाँ पर आने की परमिशन दे दें। उनकी भाषा में अक्सर ये शब्द आता है कि भारत एक देश है, धर्मशाला नहीं है। ठीक है, किसी पार्टी को, किसी सरकार को इस अप्रोच के साथ चलने की एक सुविधा है, आज़ादी है, हम उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। जब ये सरकार सत्ता में थी 2004 तक, तो इस समय इस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिन कदमों का एक तार्किक परिणाम था कि 2016 या 19 में हमें CAA की बातें अपने सामने आती हुई दिख रही थी। पर हल्का सा याद कर लीजिए कि उस समय क्या क्या हुआ था। इस पीरियड में एक तो 2000 ईस्वी में पासपोर्ट एक्ट जो होता है, और मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट एक्ट एक तो 1967 का है, वो तो होता है पासपोर्ट बनाने के लिए। एक है जो विदेशी लोग बिना पासपोर्ट के भारत में हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उस पासपोर्ट एक्ट, जो कि 1920 का एक्ट है, उस एक्ट में एक संशोधन किया था 2000 ईस्वी में NDA की सरकार ने, और उसमें यह कर दिया था कि जो लोग बिना पासपोर्ट के या बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में हैं, इलीगल तरीके से भारत में हैं, उनके इलीगल तरीके से भारत में होने की जो पनिशमेंट थी वो 3 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दी थी। और इसका मतलब यह था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है, विदेशी वैध भी हो सकता है अगर वो वीजा के साथ है, पासपोर्ट के साथ है, अगर पासपोर्ट है पर वीजा नहीं है या वीजा एक्सपायर हो गया है तो वो इलीगल है, और पासपोर्ट ही नहीं है तो भी इलीगल इमिग्रेंट है, इलीगल फॉरेनर है। ऐसे व्यक्तियों को 5 साल तक जेल में रखने का एक एक्ट पास हुआ था, और ये एक्ट था जो पासपोर्ट एक्ट है, उसमें संशोधन अधिनियम था। फिर 2003 में भारत सरकार ने एक CAA पास किया, जिसको सामान्य भाषा में CAA 2004 भी कहते हैं, क्योंकि ये लागू 2004 से हुआ था। इसके तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी। इसके तहत पहली बार ये अनाउंस किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट यानी कि अवैध आप्रवासी कौन है, उसकी परिभाषा दी गई। साथ में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है तो उसके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को भी जन्म से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके पहले क्या व्यवस्था थी? 1949 से 1987 तक व्यवस्था ये थी कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। 1987 से 2004 तक ये था कि उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स में से कम एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब 2004 में इस एक्ट के बाद से हो गया था कि वही बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं, या एक भारत का नागरिक है और दूसरा पेरेंट अवैध आप्रवासी नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वही बच्चे भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हैं। यानी अवैध, देखिए CAA 2019 का एक प्रावधान तभी समझ में आएगा जब आपको ये बात पता होगी। अवैध आप्रवासियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, ये 2003 में तय हुआ। और इसी में एक बात और की गई थी, जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके सेक्शन 5 और 6 में संशोधन करके किया गया था
कि इलीगल माइग्रेंट्स को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो नागरिकता मिलती है वो भी इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगी, ये लिखित रूप में व्यवस्था हो गई थी। इसकी बहस के दौरान श्री मनमोहन सिंह, जो कि उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने कहा था आडवाणी जी से, जो होम मिनिस्टर थे और जो बिल लेके आए थे, कि बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़ आते हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ आते हैं, हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तत्कालीन होम मिनिस्टर आडवाणी जी ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, उनको हम मतलब रेफ्यूजी के तौर पर देखेंगे और उनको हम मतलब ध्यान रखेंगे, आप तनाव ना लें। तो वो एक स्टेटेड स्टैंड उस समय कांग्रेस का भी था, सीपीएम का भी था, सब लोगों का था। फिर 2003 में ही सिटीजनशिप रूल्स आए थे, जो कि इन रूल्स में पहली बार एनपीआर, एनआरसी का जिक्र था। और भारत सरकार इस मूड में थी कि हम 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद ये चीजें शुरू करेंगे। जाते जाते 2004 में उन्होंने एक और एक्ट होता है, इसको बोलते हैं फॉरेनर्स एक्ट। और फॉरेनर्स एक्ट 1946 वाला जो है, जो बताता है कि देश के अंदर यदि कोई फॉरेनर है और गलत तरीके से है, गलत डॉक्यूमेंट के साथ है, या उसकी मदद करने वाले कुछ लोग हैं, या उसके डॉक्यूमेंट्स मोड़े तोड़े हैं, उसने जानबूझ के फोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे क्या पनिशमेंट होगी। इसमें भी पनिशमेंट को कुछ महीनों से बढ़ा के 8 साल तक की पनिशमेंट का स्कोप बनाया गया था। और इसका मतलब, मोटी मोटी बात, अगर आप इन सारी बातों को समझें, 1998 से 2004 के बीच में एनडीए की सरकार ने 4 महत्वपूर्ण स्टेप लिए थे। इन स्टेप्स के परिणाम ये था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है, उसे 5 साल तक की जेल हो सकती थी। यदि अवैध विदेशी है तो उसे और उसे मदद करने वालों को 2 साल से 8 साल तक के बीच की जेल हो सकती थी। अवैध विदेशियों को किसी भी तरह से भारत के नागरिक होने का स्कोप खत्म हो गया था, रजिस्ट्रेशन से भी, नेचुरलाइजेशन से भी, यानी पंजीकरण से भी, देशीयकरण से भी। इतना ही नहीं, अवैध आप्रवासियों के बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं बन सकेंगे, ये व्यवस्था भी उस एक्ट में हो गई थी।